तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पंपोर में एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बल ने आज एक आतंकी को मार गिराया, जबकि लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक के घिरे होने की खबर भी है। उमर मुश्ताक कश्मीर के भगत में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या समेत कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। इससे पहले सुरक्षा बल ने कल भी पुलवामा इलाके में एक आतंकी को मार गिराया था, जिसका नाम शाहिद बशीर शेख था। यही नहीं, एक दिन पहले सुरक्षा बल ने श्रीनगर में तंजील नाम के एक और आतंकी को भी ढेर किया था। पुलिस का दावा है कि शाहिद बशीर और तंजील दवा कारोबारी मक्खन और 2 टीचरों सुपिंदर दीपक चंद की हत्या में शामिल थे। तो आपको बता दें कि किस तरह से कश्मीर में आतंकियों पर कड़ा प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में 11 आतंकियों को देश की सेना ने ढेर कर दिया। तो इत्तला मिला था कि द्रंगल पामपोर में 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया। कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया। फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया, क्योंकि बिल्डिंग जो है कंक्रीट बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो उसमें ऑपरेशन में देर हो रहा है। उसमें एमजीएल लगने से आग भी लग गया था ग्रेनेड थ्रो करने के बाद, और उसके बाद अभी डेबरी कुछ निकाल हटा रहे हैं हम लोग। अभी भी अंदर से फायर आया है, ये ऑपरेशन अभी जारी है। सर कितने मिलिटेंट्स हैं? 2 टेररिस्ट है, जिसमें एक उमर खांडे जो है, जो बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है। जैसा कल मैंने ट्वीट भी किया था, बागत में जो हमारे 2 पुलिस वाले को शहीद कर दिए थे, एलईटी का जो कमांडर है उमर मुश्ताक खांडे पंपोड़ का ही है, वो भी इन्वॉल्व उसमें है। 8 अक्टूबर के बाद से अभी तक में 9 इनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि 11 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिसमें 2 सिटी का भी है, 2 भी फंसा, अभी थोड़ी देर में दोनों मारे जाएंगे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुकते हैं। हमारे दोस्त संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं, पवन जम्मू से लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। लगातार एनकाउंटर श्रीनगर में देखने को मिल रहे हैं, पंपोर में, पुलवामा में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, कहा है कि एक को ढेर कर दिया है, लेकिन एक को अभी भी वहां पर उसकी तलाश जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। क्या अपडेट है आपके पास? पी ने कहा कि एक बड़ा मकान है, वहां पे डिब्री जो है मलबे को जब हटाया जाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने मिलिटेंट वहां पे थे। लेकिन आईजी ने ये कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन जो मिली है वो 2 मिलिटेंटों के वहां छुपे होने की मिली थी। और उमर मुश्ताक खांडे जो आईजीपी ने कहा कि वो कमांडर है लश्कर का, वो भी उसकी भी इंफॉर्मेशन वहां पे मिली थी। लेकिन एक मिलिटेंट के मारे जाने की जो है वो खबर आ रही है अभी। हालांकि पुलिस ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं कह रही है। पुलिस का ये कहना है कि पिछले जितने एनकाउंटर्स हुए, 9 एनकाउंटर्स में तकरीबन 11 मिलिटेंट मारे गए हैं, और अगर आज के ये 2 मिलिटेंट मिलाए जाएं तो फिर 13 मिलिटेंट हो जाएंगे। तो कुल मिला के अभी ये कहा जा सकता है कि जो सिविलियन किलिंग्स हुई, इसके बाद एक एनकाउंटर हो गए, न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी, शुपियां में या फिर पुलवामा में। हालांकि सिविलियन किलिंग ज्यादा सीरियस थी, लेकिन ऑपरेशन जो है अक्रॉस द कश्मीर वैली शुरू किए गए आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जीओसी ने एक खास बात कही कि उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल रही है, यानी कि कुछ लोग हैं उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं उन तक खबर पहुंचा रहे हैं, उसके बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उनको चप्पे चप्पे से इन्फॉर्मेशन मिलती है मिलिटेंट्स की मूवमेंट की। तो अभी ये देखना होगा कि पांपोर में जो है कितना टाइम इस ऑपरेशन में लगेगा। लेकिन जिस तरीके से आईजी ने कहा कि मकान अब वो जो गिर चुका है मकान, उसका जो मलबा है उसको हटाया जाएगा, उसके बाद बॉडीज या एम्यूनेशन जो है वो देखा जाएगा कि कितना रिकवर हुआ, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा मकान होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ऑपरेशन। ठीक है। तो आतंकियों के सफाई को लेकर सेना के ऑपरेशन लगातार घाटी में नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल ने अभियान चला रखा है। पिछले 10 दिन में सुरक्षा बलों ने 11 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें जैश के टॉप कमांडर शमीम सूफी भी शामिल था। लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक भी लश्कर के टॉप 10 कमांडर में ये शामिल है। कल सुरक्षा बल को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली थी। सुरक्षा बलों ने पुलवामा और श्रीनगर में एक आतंकी को मार गिराया था। तो आतंकियों के खिलाफ यहां पर कड़ा प्रहार देश के जवानों की तरफ से, देश की सेना की तरफ से देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों में 11 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जब भी आतंकी कोई बड़ी साजिश, नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, देश के जवानों की तरफ से मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया जाता है। रिफत लगातार इस खबर पे हमारे साथ बने हुए। रिफत, हमने देखा है कि जब से आतंकियों ने आम लोगों की हत्या करना शुरू किया था, आतंक फैलाना शुरू किया था, उसके बाद
अब सेना के ऑपरेशन लगातार तेज हो गए हैं। पुलवामा की बात करें, पंपोर की बात करें, अनंतनाग की बात करें, श्रीनगर की बात करें, हर जगह आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। उनका सफाया तेज गति से हो रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी जो ऑपरेशन है वो जारी है, लेकिन जिस तरीके से आपने मारे गए होंगे तो उसका मतलब है कि 13 मिलिटेंट मारे गए हैं 8 अक्टूबर से लेकर आज तक। यानी कि जब से सिविलियन किलिंग्स हुई उसके बाद ऑपरेशंस में इजाफा किया गया, ऑपरेशंस तेज कर दिए गए, जिसकी वजह से 11 मिलिटेंट अभी तक मारे जा चुके हैं और 2 और मिलिटेंट के मारे जाने की अभी खबर आ रही है, जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। ठीक है रिफत, आप हमारे साथ बने रहें। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि पुंछ में पिछले 6 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। ये फायरिंग रुक रुक कर हो रही है। रात को भी कुछ घंटों के लिए फायरिंग हुई, लेकिन 12 बजे के बाद फायरिंग बंद थी, जिसके बाद अभी फिर वहां पर रुक रुक कर गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही है। इस इलाके में सोमवार को भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सेना के एक अधिकारी समेत 7 जवान शहीद हो गए। आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं, जो रुक रुक कर पीछे से अटैक कर रहे हैं। 6 दिन हो गए हैं इस एनकाउंटर को। लगातार वहां पर देश के जवानों की तरफ से इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पवन इस एनकाउंटर पे लगातार नजर बनाए हुए हैं। पवन, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं, एनकाउंटर लगातार जारी है। कितने आतंकी हैं, कितना हथियार इनके पास मौजूद हैं, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, इस समय भी मुठभेड़ वहां पर जारी है। आतंकी घेरे में है, कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों की संख्या कितनी है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरह से वो लोकेशन चेंज करके फायर कर रहे हैं तो माना जा रहा है कि 2 से 3 ग्रुप हो सकते हैं, जिनमें 3-3 लोग भी हो सकते हैं और 4-4 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 40 से 45 किलोमीटर की रेंज है। फॉरेस्ट की घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर आतंकी घुसे हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद उनके पास है और वो लोकेशन चेंज करके फायर कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है। 16 अगर हम बात करें तो 6 दिन हो गए हैं जहां पर इस मुठभेड़ को चलते हुए। जब ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, डेरा की गली के पास का इलाका था, जहां पर सर्च ऑपरेशन पर भारतीय सेना के जवान थे और पहले ही दिन 5 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद बाटादुरिया मेडर में जो एनकाउंटर शुरू हुआ उसमें 2 जवान शहीद हुए। 7 जवान शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक जेसीओ भी शामिल है। आतंकियों की घेराबंदी जारी है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। हैवी फायरिंग भी होती है, रॉकेट लॉन्चर भी दागे जाते हैं, लेकिन अभी तक आतंकियों का सफाया नहीं हो पाया है। लेकिन जंगल को पूरा घेर लिया गया है। जम्मू पुंछ हाईवे के ऊपर जितना भी इलाका मंजा कोट से आगे का है, सुरन कोट और पुंछ का, वहां पर आवाजाही को बंद कर दिया गया है, ताकि आतंकी हाईवे तक ना पहुंचे और सिविलियन को होस्टेज ना बनाएं। तो चारों तरफ से घेरा मजबूत है, आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। जो नेचुरल केव्स हैं उनको हाइड आउट यहाँ पर बना लिया। देश के जवानों ने कर दी है। आपको बता दें, पुंछ में आतंकियों से पिछले 6 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चला रखा था, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई थी। और तस्वीरें कल और आज की हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें पुंछ की हैं, जहां आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है और गोलियों की आवाज भी सुनी जा सकती है। किस तरह से वहां पर एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है और इस गोलियों की आवाज आसपास के इलाकों में भी साफ तौर से सुनाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। देखिए, जो कल सिंघू बॉर्डर में हुआ उसकी आंच गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखी जा सकती है। इस वक्त यहां पर सन्नाटा है, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या होती है, उसके बाद अब सरबजीत सिंह को पकड़ा गया है और देखिए जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई उसके बाद हर तरफ निंदा हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर अब से कुछ देर पहले राकेश टिकैत मौजूद थे। राकेश टिकैत से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि निहंग सिख वहां पर पहुंचे कैसे, निहंग समूह कैसे पहुंचा, जब वो किसान आंदोलन का हिस्सा ही नहीं है। उनको वहां पर इजाजत किसने दी? क्या राकेश टिकैत की पकड़ कमजोर हो चुकी है? क्या किसान आंदोलन की दिशा बदल चुकी है? तमाम सारे सवाल हैं। इस बीच देखिए, सरबजीत सिंह को पकड़ा गया है, उसकी दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट में पेशी होगी और 2 और नाम सामने आ रहे हैं जिसने हत्या की। उसके बाद उसमें यह बात सामने आई है कि एक ने उसका हाथ काटा, एक ने लखबीर सिंह का पैर काटा और फिर तड़प तड़प कर मार दिया। बैरिकेड से वहां पर शव लटका दिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, समझिए 2.5
घंटे तक पोस्टमार्टम होता रहा और ये कहा गया कि ज्यादा खून बह गया, शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान थे। और अब जब जांच चल रही है तो इसमें तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस जब कल पहुंचती है घटनास्थल पर तो पुलिस को सहयोग नहीं मिलता है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास पर चंडीगढ़ में एक बैठक होती है, हाई लेवल ये बैठक होती है जिसमें डीजीपी की मौजूदगी होती है और खट्टर उसके बाद जब पूरी रिपोर्ट लेते हैं तो कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने हत्या पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहा उन्होंने, ये हम सुन लेते हैं। राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, कल की घटना पर पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप बताओ, आपकी क्या प्रक्रिया है? सर, आंदोलन तो आप लोग हेड करें ना, किसान नेता। हाँ, तो क्या आंदोलन से क्या मतलब है उसका? आप घटना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपकी दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन बेहद शांति से आप लोग कह रहे हैं कि लगातार चलाते आ रहे हैं, लेकिन ये एक घटना हुई, इससे पहले भी इस तरीके की घटना हुई। कल संयुक्त किसान मोर्चा ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा ये निहंगों के ग्रुप का आदमी था, निहंग किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। तो क्यों सिंघू बॉर्डर है उसकी सबसे पहले मोर्चाबंदी उन्होंने क्यों की हुई है? हमने ये कह दिया ना कि कानून अपना काम करेगा। भाई, आप अगर वहाँ पे मौजूद हो तो आप बता दो किसने करी हत्या। वहाँ हत्या हुई है, किसने आदमी ने कह दिया कि भाई हमने करी, एक व्यक्तिगत वो हो सकता है किसी का, उसने ले ली जिम्मेदारी, वो अरेस्ट हो गया, चले गया। मैं बिल्कुल, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, पर आंदोलन ना किसान कोई आदमी कोई घटना को अंजाम दे दे, उसमें आंदोलन का क्या मतलब है? उसमें आंदोलन कोई कत्ल करवाता फिर रहा किसी के? ये बॉर्डर पे हमारे किसान शहीद हो रहे, सारे जवान बॉर्डर पे, तो इसका मतलब सरकार को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। वो भी तो यही कह रही कि कोई घटना हुआ होगा वहाँ पे, वो कानून अपना काम करेगा उसमें। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है, जावेद और आनंद है। जावेद, देखिए सिंघू बॉर्डर पर कल ये हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, इसका असर गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखा जा सकता है। आप बताइए इस वक्त क्या तस्वीरें आप हमें दिखाएंगे, कोई वहां पर पहुंचा है? लगता है जावेद तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद, आप बताइए कि इसमें सरबजीत का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा दो नाम हैं, बाबा अमनदीप और बाबा नारायण, इनकी क्या भूमिका सामने आई है? जी देखिए जसप्रीत, आधिकारिक तौर पर पुलिस ने केवल सरबजीत की गिरफ्तारी करी है। उससे आज 2 बजे के बाद जो जिला कोर्ट है वहां पर पेश किया जाएगा। जो सोनीपत की CIO यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उसके पास फिलहाल सरबजीत है जो गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है और कल जिस तरह से उससे पहले हिरासत में लिया गया और उसके बाद उसकी ऑफिशियली गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि जो मृतक का शव है वो उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और सुबह उनके परिजनों ने जो शव है वो ले लिया है और वो अब सीधे तरन तारण अपने अंतिम संस्कार के लिए उस शव को लेके जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो सीनियर अधिकारी हैं सोनीपत के और रोहतक रेंज के, उनका कहना है कि सरबजीत की रिमांड लेने के बाद कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आ सकते हैं और जो मोबाइल फुटेज और जो मौका वारदात से कुछ लोगों के बयान पुलिस ने लिए हैं उसके आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उनको जल्द गिरफ्तार भी इस पूरे मामले में किया जा सकता है। तो आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और उस पूरे मामले में अब जिस तरह से एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है उससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। कल देर रात से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसकी रिमांड इन्हीं ग्राउंड पर मांगी जाएगी कि जो बाकी आरोपी हैं आनंद, कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। देखिए इस बीच ट्वीट भी आ रहे हैं, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने पूछा है कि राहुल गांधी कहां पर थे। क्या उन्होंने ट्वीट किया है ये हम आपको बताते हैं। दलित सिख लखबीर सिंह की नृशंस हत्या के 24 घंटे बाद राहुल गांधी ने एक शब्द भी नहीं कहा, ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने परिवार के लिए किसी मुआवजे की घोषणा की जो पंजाब से ताल्लुक रखता है। जाहिर है कांग्रेस के लिए दलित जीवन तब तक खर्च करने योग्य है जब तक वो उनकी राजनीति के अनुकूल है। तो ये ट्वीट अमित मालवीय ने किया है और
सवाल पूछा है राहुल गांधी से, सवाल पूछा है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से। इस बीच देखिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और पंजाब के दलित मुख्यमंत्री भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी दे। तो देखिए ये ट्वीट अब सामने आ रहे हैं और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जावेद देखिए जो ट्वीट अमित मालवीय ने किया, जो ट्वीट मायावती ने किया, सवाल पूछा है राहुल गांधी से, सवाल पूछा है चन्नी से कि ये लोग अब कहां पर है, अब क्यों नहीं दौरा कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर का। देखिए बिल्कुल विपक्ष पूरी तरह से इस मुद्दे पर घेरने में जुटा हुआ है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार फ्रंट फुट पर रही है। किसानों के समर्थन में लखीमपुर की घटना को लेकर भी हमने देखा और उसी के मद्देनजर अब जो है पूरा विपक्ष भुनाना चाहता है। मैं आपको सिंघू बॉर्डर की तस्वीर अभी आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर जो माहौल है बिल्कुल सामान्य नज़र आ रहा है। हम घटना स्थल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर के वो टेंट्स नज़र आएंगे जहाँ किसान लगातार बैठे हुए हैं। सवाल यही है कि सिंघू बॉर्डर पर जितनी बर्बरता से कल लखबीर सिंह की हत्या की गई वो बड़ा हैरान करने वाला है और हैरान करने वाला रिएक्शन है संयुक्त किसान मोर्चा का जो सीधे तौर पर पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन सवाल लगातार बने हुए हैं, सवाल विपक्ष भी उठा रहा है सरकार पर और चूंकि लखबीर दलित थे तो उनको लेकर जो है मुआवजे की बात विपक्ष कर रहे हैं। फिलहाल अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ स्थिति सामान्य है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, एक आरोपी की देखिए जावेद गिरफ्तारी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि किसान मोर्चा की तरफ से बयान भी सामने आया है। किसान मोर्चा ने इस पूरी घटना की निंदा की है और कहा कि जो कल घटना हुई उससे किसान मोर्चा का कोई वास्ता नहीं है। जो आरोप लग रहे थे कि सहयोग नहीं कर रहा है किसान मोर्चा, उसने कहा कि पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग हो रहा है। ये बयान किसान मोर्चा की तरफ से जारी किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है उससे संयुक्त किसान मोर्चा का इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। सच बात तो ये है कि पिछले इतने महीनों में हमारे तमाम नेता उनको जाके कह चुके हैं कि भाई ये किसानों का आंदोलन है, कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है इसके अंदर। लेकिन वहां पे डटे हुए हैं वो लोग। देखो भाई साहब, हमको सुबह सुबह फोन आया कि सिंघू बॉर्डर की ये जो हमारा मोर्चा है, किसान आंदोलन है, इसमें ऐसी घटना वापर चुकी है। हम जहां पहुंचे हमारे जाने से पहले उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी थी और वो हमने डेड बॉडी प्रशासन को और नैंगसंग जथोबंदी के सहमति के साथ वो दे दी। हमारे पहुंचने से पहले ये सारी घटनाक्रम था जो ये वापर चुका था और हमने जाके जो जांच की वो हमको बता चुके हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध धर्मांतरण के केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। न्यूज 18 के ऋषभ मणि त्रिपाठी की खबर आपको बता दें कि एटीएस की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में करीब 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं के नाम भी शामिल है। चार्जशीट के मुताबिक भारत में जनसंख्या संतुलन बिगाड़कर धर्मनिरपेक्ष देश को शरीयत से चलाने की साजिश रची गई थी। चार्जशीट में जिक्र है कि धर्मांतरण की आड़ में चल रही इस आपराधिक साजिश के तार इंटरनेशनल स्तर पर भी कुछ संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो एक के बाद एक नए खुलासे इस चार्जशीट के जरिए यहां पर हो रहे हैं। जब धर्मांतरण का विषय आता है तो संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित जो राजनीतिक दल हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, वो इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते। जो अभी 150 करोड़ का एटीएस के माध्यम से जो खुलासा हो रहा है उससे साफ दिखता है कि ये विषय की जड़ तक की नहीं जाएंगे तो देश की एकता और अखंडता पर नुकसान होएगा। इसलिए जो सो कॉल्ड अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं उनको सामने आना चाहिए और धर्मांतरण की क्या जो कर रहे हैं लोग उनकी निंदा भी करनी चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एटीएस ने यूपी में धर्मांतरण के मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एक के बाद एक
कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। करीब 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं के नाम भी शामिल हैं। चार्जशीट के मुताबिक भारत में जनसंख्या असंतुलन जो है वो संतुलन जो है उसको बिगाड़कर धर्मनिरपेक्ष देश को शरीयत से चलाने की साजिश रची गई थी। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अजीत का। अजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े खुलासे इस चार्जशीट के जरिए हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस की जो आर्थिक शाखा ने धर्मांतरण में करीब 150 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का साथ जुटाया और बाकायदा इसका जिक्र उन्होंने अपनी चार्जशीट में की थी। और यह रकम मौलाना उमर गौतम, कलीम और सलाउद्दीन के पास अलग अलग जगहों से भेजी गई थी। बड़ोदरा का जो निवासी है सलाउद्दीन की जो संस्था है अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको 5 सालों में 28 करोड़ रुपए मिले जो उमर गौतम को दिए गए। इसके साथ ही 22 करोड़ रुपए कलीम की संस्था अल हसन एजुकेशनल सोसाइटी को दी गई। यह फंड दुबई, तुर्की और अमेरिकी संस्थाओं की तरफ से भेजे गए। तो महाराष्ट्र के प्रकाश कावड़े उर्फ एडम मौसी के जो सहयोगियों की ब्रिटेन की जो संस्था उससे 57 करोड़ रुपए के अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया। तो निश्चित मानकर चलिए कि एटीएस एक के बाद एक खाड़ी देशों के बाद अब यूके और यूएस की तरफ भी एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है और जो अब तक फंडिंग का मामला लगभग 150 करोड़ की फंडिंग का मामला सामने आया है। ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखें क्योंकि एक के बाद एक नए खुलासे इस चार्जशीट के जरिए इस मामले में हो रहे हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए। खेड़ा मिल्क यूनियन ने साबित कर दिया कि लगन, समर्पण और ईमानदारी से पूरे समाज की भलाई के इरादे से कोई काम यदि सबकी भागीदारी से किया जाता है तो कामयाबी जरूर मिलती है। 1952 में खेड़ा मिल्क यूनियन ने अपनी खुद की डेयरी शुरू करने का फैसला किया। साथ ही भारत सरकार ने पोल्सन डेयरी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ऐसे में मिल्क यूनियन के सपनों में नया रंग भरने की उम्मीदें और बढ़ गई। इन यंग जीनियसेस से तो आप मिल चुके हैं। एक बार फिर हमें तलाश है कुछ ऐसे ही यंग जीनियसेस की जिनकी उम्र तो छोटी है पर काम बड़े हैं। तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या बायजूस ऐप